तो आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर, जहां भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की जोड़ी ने बड़ा असर डाला है। इनकी जोड़ी ने मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी सुर्खियां बटोरी हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये दोनों नेता एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। वो कहते हैं ना, एक टीम मेंबर का टीम की तरह काम करना जीत को आसान बना देता है। यही कुछ हम भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के बारे में कह सकते हैं। ये दोनों अपनी टीम के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर को साफ करने में लगे हैं। अब बात करें सीएम फेस के बारे में, तो 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया है। क्या ये फॉर्मेलिटी है या फिर कुछ और? बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना खेल और रणनीति मजबूत करने के लिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है। इनकी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण को संभालना और इसे पटरी पर लाना। ये दोनों नेता न केवल मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि पार्टी के संगठन चुनावों में भी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण कुछ और संकेत दे रहे हैं? ये देखना दिलचस्प होगा, खासकर जब हम ये देखते हैं कि इस बार बीजेपी की रणनीति थोड़ी अलग दिख रही है। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी को अपने साथी दलों के साथ तालमेल बनाना है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टियां मिलकर चुनावी संघर्ष में हैं। अब बात करें अगर शपथ ग्रहण की तारीख की, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन सरकार है वो कितनी जल्दी अपना सीएम फेस तय कर पाती है। अब हम देख रहे हैं कि शिंदे गुट का दावा है कि चुनावी वादे के मुताबिक सीएम पद शिंदे गुट को ही मिलना चाहिए। उनके लिए ये चुनौती इसीलिए अहम है क्योंकि चुनावों में शिंदे गुट के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अब तक कोई भी खुला बयान नहीं आया है कि वो सीएम बनना चाहते हैं या नहीं। राजनीति में ये खेल इशारों में चलता है। यहाँ पर हम एक और अहम बात पर ध्यान देंगे। 2019 के चुनावों के समय उद्धव ठाकरे ने भी ये नहीं कहा था कि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनके करीबी साथियों ने लगातार ये संदेश दिया कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। वही हाल अब एकनाथ शिंदे के साथ भी हो रहा है। उनके कार्यकर्ता तो ये लगातार कहते रहेंगे कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिंदे का खुद इस मुद्दे पर चुप रहना राजनीति की समझ को दर्शाता है। अब बात करें बीजेपी के अंदर की राजनीति की। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच भी सीएम पद को लेकर जंग देखने को मिल रही है। क्या एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर उन्हें कोई और बड़ा पद मिल जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के अंदर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना सही होगा या नहीं। मध्य प्रदेश के चुनावों के बाद जहां भूपेंद्र यादव ने संगठन का कुशल प्रबंधन किया, वो मॉडल अब महाराष्ट्र में भी लागू हो सकता है। मोहन यादव के नाम की घोषणा ने दिखाया कि बीजेपी चुनावों के बाद भी अपने पुराने चेहरों को एक बार फिर से सामने ला सकती है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में भी यही होगा? ये सवाल काफी अहम है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ किस तरह से गठबंधन बनाए रखती है। एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को कितने समझौते और चतुराई दिखानी पड़ेगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के पास एक मजबूत टीम है और उसका फोकस है महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए ज्यादा सीटें लाना। अब बात करें नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी जैसे कदावर नेता को महाराष्ट्र में भेजने का मतलब हो सकता है बीजेपी अपने सबसे अच्छे केंद्रीय मंत्री को राज्य में उतारने का फैसला कर सकती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय राजनीति में उनके योगदान के बाद उन्हें महाराष्ट्र में भेजने का फैसला सही होगा? केंद्रीय नेतृत्व का असर भी महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में अहम है। आरएसएस का दबदबा और उसके नेताओं का समर्थन ही ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में कौन सी जोड़ी राजनीति में सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। तो ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2 तारीख को क्या होता है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा या फिर और समय लगेगा? क्या शिंदे गुट की मांगों को माना जाएगा या बीजेपी की रणनीति कुछ और होगी? हमें इन सवालों का जवाब जल्दी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो इंतजार कीजिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया मोड़ आने वाला है।